नमस्कार दोस्तों, तुझको चलना होगा कि आज के शो में आपका स्वागत है। और पिछली बार मैंने बताया था कि अब हम ये सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में बताएँगे कि हमें क्या-क्या प्रिवेंशंस रखना है कि आगे हृदय रोग को रोका जा सके। दोस्तों, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो प्रिवेंशन है वो 2-3 तरह का होता है। जैसे कि रोग के होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन करना प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। और एक बार कोई रोग या कोई डिज़ीज़ आपको हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो उसको आगे कैसे मेंटेन करके रखना है, इसके लिए जो रोकथाम करते हैं उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। और एक प्रिवेंशन और होता है जो रिस्क फैक्टर के पैदा होने से भी पहले हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। और ये प्रिवेंशन ज़्यादातर हम देखते हैं फिल्म स्टार्स में, स्पोर्ट्समैन में, कि जो किस तरह अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं। आम आदमी के लिए कई बार ये संभव नहीं होता है, पर अगर प्रयास करें तो ये संभव हो सकता है, और इसे कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर शुरू से रखी जाए तो काफ़ी हद तक बीमारियों से हम लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। केवल ओल्ड एज ही ऐसा समय है जिस समय की आमतौर पे बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं, और अगर हेरिडिटरी हो तो वो आ ही जाती हैं, और फिर उसके बाद हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के दौर से गुजरते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कैसे हेल्दी लाइफ़स्टाइल को रखना है, जिसे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं, ताकि रिस्क फैक्टर जो मैंने पिछली बार बताए थे, जो कुछ जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, जिन नामों से आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा भली-भाँति परिचित हो गए हैं, ये सारी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो आगे चल के हार्ट डिज़ीज़ को जन्म देती हैं, उन्हें हम कैसे शुरुआती दौर में रोक सकें। तो इसके लिए हमें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करना होगा, यानी शुरुआत से ही हेल्दी लाइफस्टाइल रखना होगा। सबसे पहले इस दौर में मैं आपको बताना चाहूँगी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। फिजिकल एक्टिविटी सुनते ही लोगों के दिमाग में बहुत सारी कठिन एक्सरसाइजेज, जिम और ये सब कुछ दिमाग में घूमने लगता है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बताने जा रही हूँ। इसके लिए ऑलरेडी कई सारे चैनल हैं जिससे आप देखते रहते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं यूट्यूब पर। और एज अ डॉक्टर मैं जो अपने ओपीडी में पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, वही आपको बताना चाहूँगी कि हाई फाई फिजिकल एक्टिविटी से पहले भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन किया जा सकता है, जो इंडिया में पॉसिबल है, वो है वॉकिंग। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी और इंडिया के सिनारियो में जो पॉसिबल है हमारे देश में, वो है वॉकिंग। और हम वॉकिंग ही अगर अच्छे से करें और सिंसियरली करें, तो ये हमें हर तरह के रोग से बचा सकती है। बस हमें रखना है फर्म डिटर्मिनेशन। तो जो की पॉइंट है, जो सबसे ज़रूरी है, जिस चीज़ का ध्यान रखना है, वो है फर्म डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा कि हमें वॉकिंग करनी ही है। और क्योंकि आम तौर पे लोग प्रतिज्ञा तो करते हैं और कहते तो हैं कि हम करेंगे, पर इतने दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो पाते, इतने फर्म डिटर्मिन्ड नहीं हो पाते कि रेगुलर वॉक कर सकें। अगर रेगुलर वॉक करें तो निश्चित रूप से ही सर्टेनली आपको सक्सेस मिलेगी। अब मैं बताऊंगी कि वॉक कैसे करना है, कितनी देर करना है, क्या रूल्स हैं, इससे क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो वॉकिंग आम तौर पे अगर कुछ रिजल्ट पाना चाहते हैं तो सिंपल वॉकिंग से बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज़ गति से चलना। तो पर डे अगर आधे घंटे आप तेज़ गति से चलें, 30 मिनट यानी 150 मिनट पर वीक की अगर एक्सरसाइज करें, 5 डेज़ पर वीक, यानी कि हफ्ते में 5 दिन 30-30 मिनट पर डे के हिसाब से अगर वॉक करें, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, स्पेशली अभी अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है या कोई बीमारी नहीं है। तो कोशिश करिए 30 मिनट रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करिए। और ब्रिस्क वॉकिंग करने के लिए कोई पार्क में जाना ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत बड़े गार्डन में जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में छत है तो वहाँ पर भी आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट्स ये एक्सक्यूज़ देते हैं, ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास पार्क नहीं है, और स्पेशली यूपी में ज़्यादातर पार्क होते नहीं हैं यहाँ की सिटीज़ में, तो हम कहाँ टहलने जाएँ, तो कोरोना आ गया तो हम कहाँ टहलने जाएँ, और हमारे पास तो गार्डन नहीं है तो हम कहाँ टहलने जाएँ, या हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारे पास छत नहीं है तो हम कहाँ टहलने जाएँ। इस तरह की बहुत सारी एक्सक्यूज़ेज़ दी जाती हैं। तो इंडिया में सबसे पहले तो यही चैलेंज है कि लोग वॉक ही कर लें। वर्कआउट और जिम तो बहुत दूर की बात है, स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए कहूँगी, जिनके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है और जो सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ देती हैं, क्योंकि उन्हें घर का भी काम होता है। वो कहती हैं हम किचन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, ये सब भी तो वॉक ही है। पर ये सब वॉक नहीं है। प्रॉपर वॉक का मतलब, जिससे हमें अगर लाभ चाहिए, कोई फ़ायदा चाहिए, उसका मतलब है कि उतनी देर हम और कोई काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ वॉक कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए कम से कम 30 मिनट पर डे आप निकालिए। और वॉक करने के लिए मैं बता दूं कि इस तरह का एक कम से कम एक स्पोर्ट शूज़ पहन के रखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। वरना वॉक करने से आपके नीज़ पे कभी-कभी बुरा असर भी पड़ जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और चप्पल पहन के वॉक करते हैं, जिससे उनके नीज़ पर धीरे-धीरे असर आने लगता है और जल्दी ही आर्थराइटिस का असर हो जाता है। तो इसीलिए वॉक करते समय आपके पैर में शूज़ होने चाहिए,
वॉक करते समय बहुत फिटनेस वाले ड्रेस पहनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शूज़ पहनना ज़रूरी है। आमतौर पे लोग वॉक का मतलब समझते हैं कि हमें एकदम मॉडर्न ड्रेस पहन कर के वॉक करना है और एकदम पार्क में निकल जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर के बाहर गार्डन में या कोई ओपन प्लेस है वहाँ पर वॉक करिए, या फिर घर में बरामदा है वहाँ पर भी वॉक कर सकते हैं, या छत पर वॉक करिए। पर पैर में हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहने रहिए। एक अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़, ये आपके घुटनों को देते हैं सुरक्षा, और साथ ही आपके पैर में दर्द नहीं होता है वॉक करने से। और यही नहीं, अगर आप वर्किंग हैं और आपके ऑलरेडी पैर में दर्द हो रहा है, तो शूज़ पहन के वॉक करने के बाद आपको दर्द में आराम भी मिलता है। अब मैं बताऊं कि वॉकिंग के फ़ायदे क्या-क्या हैं, तो सबसे पहले जो 3 टर्म्स आपको मैंने बताए, जो आजकल बहुत कॉमन सब कोई जान रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों में ही फ़ायदेमंद इफ़ेक्ट होते हैं। आपका बीपी जो है, जैसे-जैसे आप वॉक करते हैं, आपके बीपी में सुधार होता है, और आपकी दवाएँ अगर ऑलरेडी चल रही हैं, तो दवाएँ कम करने में हमें आसानी मिलती है। दूसरी चीज़ है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यंग एज में ज़्यादातर हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, मोटापे के कारण आपके अंदर जो इंसुलिन होता है, जो शुगर के मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब आप वॉक करते हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस दूर होता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। तीसरे नंबर पे है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में जो बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। वॉकिंग का ये एडवांटेज है, ये फ़ायदा है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो ये तीनों रिस्क फैक्टर्स पे हम काबू पा सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता जा रहा है आजकल खाली बैठने से, खास करके कोरोना पीरियड में, ओबेसिटी, मोटापा, जो इन तीनों ही रिस्क फैक्टर्स की भी जड़ है, और इन रिस्क फैक्टर्स से आगे होने वाली बीमारियों की भी जड़ है। तो सबसे पहले मोटापे पे काबू पाना है, तो मोटापे पे काबू पाने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं, तो ये उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बीमारी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितनी ज़्यादा स्मोकिंग। फिजिकल इनएक्टिविटीज़ एज बैड एज स्मोकिंग, ऐसा पाया गया है, परसेंटेज निकाला गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं तो आप उतने ही ज़्यादा बीमार होने के लायक हैं जितना कि कोई एक स्मोकर। तो कोशिश करें कि फिजिकली एक्टिव रहें, और इंडिया के सिनारियो में चूंकि सबसे ज़्यादा आसान है वॉक करना, इसलिए वॉक करें। इसके अलावा दूसरे एडवांटेजेस जो हैं, जो दूसरे फ़ायदे हैं वॉक करने के, वो ये हैं कि आपको अगर हड्डी की बीमारी है, जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में आपको बहुत आराम मिलता है, क्योंकि आप जो भी कैल्शियम लेते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। अगर आप सिर्फ कैल्शियम खाते जाएं या दूध पीते जाएं पर फिजिकली एक्टिव ना रहें, तो ये कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो फिर आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी वॉक करना ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी कमर में दर्द हो रहा है इसलिए हम वॉक नहीं करना चाहते, पर आपको बता दूं कि ये लो बैक एक या कमर दर्द की समस्या जो है, ये वॉक करने से ही दूर होती है। जब तक आप वॉक नहीं करेंगे, वो कमर दर्द की और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, साथ में जो मांसपेशियों में उसके कारण जो स्टिफनेस या जो खिंचाव हो जाता है, वो भी दूर होता है। इसके अलावा एक ये जान के आपको आश्चर्य भी होगा और बहुत खुशी भी, कि बहुत सारे कैंसर्स में भी वॉकिंग आपको प्रिवेंशन देती है। जैसे कि जीआई ट्रैक्ट के, पेट के आमतौर पे जितने भी कैंसर होते हैं, और साथ में ब्रेस्ट कैंसर में भी ये सुरक्षा देती है। ये रिसर्चेस के बाद पूरी तरह से प्रूफ पाया गया है, पूरी तरह से सिद्ध किया गया है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टहलने से आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन दूर होता है। अगर ऑलरेडी आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाएं चल रही हैं, तो वो दवाएं आपकी कम हो जाती हैं या छूट जाती हैं अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है वॉक करने के बाद। मैं तो कहूँगी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके पहले वॉक करके देखिए और फिर रिजल्ट देखिए कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वॉक करने के बाद, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कितना ज़्यादा बढ़ता है। तो ये है वॉक के एडवांटेज। और वॉक करते समय स्पेशली मैंने जैसा बताया कि हमेशा जो है स्पोर्ट्स शूज़ को पहन के रखिए, बिना पहने वॉक मत करिए, और पर डे आधे घंटे का एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज ही है ये, जो आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं एक्सरसाइज ही है। इसको मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं। इससे आपको जो है, और आमतौर पे सभी बीमारियों से बचने के लिए मॉडरेट लेवल की ही एरोबिक इंटेंसिटी एक्टिविटी काफ़ी होती है, जिसमें कि आपकी ब्रिस्क वॉकिंग आती है, स्लो रनिंग आती है, स्लो स्विमिंग आती है, स्लो साइकिलिंग आती है, और छोटे मोटे स्पोर्ट्स भी आते हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करना संभव नहीं है, इसलिए मैं राय यही दूंगी कि आप ब्रिस्क वॉकिंग ही करिए। बहुत से लोग जो उससे भी ज़्यादा फिट रहना चाहते हैं, वो विग्रस एरोबिक इंटेंसिटी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें आपका जो है रनिंग आता है, फास्ट साइकिलिंग, फास्ट स्विमिंग, और कुछ एक्सरसाइजेज, और कॉम्पिटिटिव लेवल के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना आता है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप फिट रह सकते हैं, स्पोर्ट्समैन जैसे या फिल्म स्टार जैसे। और अदरवाइज बीमारियों से बचने के लिए अगर आपको करना है,
एक्सरसाइज, तो आप मॉडरेट लेवल की ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें 150 मिनट्स का पर वीक का एक्सरसाइज है, जो 5 डेज पर वीक के बराबर होता है, और 30 मिनट्स पर डे के बराबर। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो 210 मिनट्स तक ले जा सकते हैं, या 300 मिनट्स तक ले जा सकते हैं, जो 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज के बराबर या रेगुलर वॉक के बराबर होगा। पर इसको करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फर्म डिटर्मिनेशन, और जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लैकिंग है। तो आप सबसे अनुरोध है कि वॉक करने के लिए फर्म डिटर्मिन्ड हो जाइए और रेगुलर वॉक करके अपने आप को स्वस्थ बनाइए। तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन में हमारा कदम होगा वो होगा वॉक करने की दृढ़ प्रतिज्ञा, और आपसे अनुरोध करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप इसको रेगुलर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ बने रहिए, और चैनल का नाम ही है तुझको चलना होगा। हर परिस्थिति में आप सबको चलना होगा, चाहे वॉक करना होगा, चाहे मन से भी स्वस्थ रह के चलना होगा, पर चलते रहना होगा मेरे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम फिर से ये महसूस कर रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। कहीं पर जो है रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो कभी कोविड आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर इन सभी समस्याओं के बीच जो हमारा देश है उसकी अपनी अलग परंपराएं हैं, और उसके अपने अलग तरीके हैं अपने आप को स्वस्थ रहने के और शांति प्रिय रहने के। तो शांति प्रिय रहिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए और वॉक करते रहिए और कहते रहिए कि तुझको चलना होगा। धन्यवाद।